कहते हैं अगर 10th बोर्ड्स में एसएससी में अच्छा स्कोर करना है तो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एनी टाइम स्टडी एटीएस आपके लिए सबसे पहले हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आया। आज हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इस फर्स्ट चैप्टर को हमने कुल मिलाकर 3 शॉर्ट वीडियोज़ में कंप्लीट किया है। इस पार्ट में हम लोग यूरोपियन नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन के बारे में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड बात करने वाले हैं। इन पॉइंट्स को आप सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बोर्ड में टॉपर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में लोग बात करने वाले हैं कि यूरोपियन नेशनलिज्म का राइज किस तरह से होता है। यहाँ नेशनलिज्म का सीधा सा मतलब अपने देश के प्रति प्यार और देशभक्ति से है। नेशनलिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो द डिज़ायर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज एक्सेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नेशन। मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं, जिनकी एक जैसी लैंग्वेज होती है, एक जैसा कल्चर होता है, एक जैसा रेस होता है, जब लोग वो बोलते हैं कि उनको साथ रहना है और एक नेशन फॉर्म करना है, तो इस यूनिटी की, यूनिफिकेशन की जो फीलिंग होती है, इसे नेशनलिज्म कहते हैं। आपको चैप्टर में सबसे पहले दिखता है कि एक फेडरिक सीजो की पेंटिंग है जो उसने 1848 में बनाई थी। इसमें पता चलता है कि यूरोपियन और अमेरिकन लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन सब लोगों के पास अपने अपने देश के झंडे हैं। यहाँ पे झंडे रिप्रेजेंट करते हैं उन देशों को जिनके वो रहने वाले हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट करता है नेशनल स्टेट के फॉर्मेशन को। अब जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं, जिसमें अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड शामिल है, उसका मतलब है कि वो लोग नेशन और स्टेट को फॉर्म कर चुके हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जो सामने खड़ा है, जो उसके झंडे से पता चलता है, यानी कि वो फ्रांस है। फ्रांस पे स्ट्रगल शुरू हो चुका है और वो ऑलमोस्ट स्टैचू को पास करने वाला है, यानी कि वो नेशन स्टेट फॉर्म करने वाला है। पीछे जो लोग आ रहे हैं जिनके झंडे से पता चलता है, यानी कि वो इंग्लैंड, पोलैंड, रशिया के रहने वाले हैं, यानी कि वो भी रेवोल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं और वो धीरे धीरे नेशनल स्टेट फॉर्म करने के प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फोटो में दिखता है कि आगे कुछ रिमेन्स पड़े हुए हैं जो कि मोनार्कल पैलेस के हैं। ये रिप्रेजेंट करता है मोनार्की के खात्मे को, यानी कि मोनार्की अब लोग ख़त्म कर चुके हैं और रेवोल्यूशन करके वो अपना अपना नेशनल स्टेट फॉर्म करना चाहते हैं और इस तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये पूरे यूरोप में ये जो यूरोपियन देश थे किस तरह से नेशनल स्टेट फॉर्म करते हैं, उनके पीछे की क्या क्या कहानी है। पूरे यूरोप में ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, यूनिफिकेशन की जो फीलिंग है, अपने प्रति देशभक्ति की जो फीलिंग है अपने देशों के प्रति, ये किस तरह से फैलती है, इसी के बारे में पूरा चैप्टर होने वाला है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 9th में हम लोगों ने पढ़ा था कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, यानी कि कैसे जैकोबिन्स मिलकर बॉर्बन डायनेस्टी के राजा को उसके राजगद्दी से हटा देता है और एक नया सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं रेवोल्यूशन के बाद। इस नए सिस्टम में वो कुछ पॉलिटिकल चेंज करते हैं, कुछ सोसाइटल चेंज करते हैं। उनका सीधा सा मोटिव ये था कि फ्रांस को अब इकट्ठा रखना है, फ्रांस को एक देश बनाना है, फ्रांस को एक नेशन बनाना है, फ्रांस को एक स्टेट बनाना है। इसके लिए वो कुछ चेंज लाते हैं। सबसे पहला वो चेंज करते हैं द आइडिया ऑफ फादरलैंड, यानी कि जैसे देश में भारत माता होती है वैसे वहाँ फादरलैंड का कॉन्सेप्ट लाया। यहाँ पे मदरलैंड का कॉन्सेप्ट होता है। उन्होंने बोला कि ये हमारा फादरलैंड है और इस वजह से हम लोग इसकी सब संतान हैं और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। ये इस तरह से एक प्यार की भावना हमें अपने देश के प्रति पैदा करनी चाहिए। अगला पॉइंट था द इक्वल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सभी को इक्वल राइट दिए गए। अब तक जो अपर क्लास थे या जो प्रीस्ट क्लास थी या क्लर्जीज जो होते थे, जो चर्च के लिए काम करते थे या जो अमीर लोग होते थे, उनको कुछ रियायत मिलती थी, कुछ छूट मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन अभी चाहे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो चाहे अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, सभी को बराबर राइट मिलने लगे इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगला पॉइंट था ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ए ट्री कलर वर अडॉप्टेड, यानी कि उन्होंने जो पुराना फ्लैग था, जो कि डायनेस्टिकल फ्लैग था, जो बॉर्बन डायनेस्टी का फ्लैग था, क्योंकि बॉर्बन डायनेस्टी हटा दी गई थी और एक नया नेशनल स्टेट फॉर्म करने वाले थे, तो नए नेशनल स्टेट के लिए एक नया फ्लैग बनाया गया जिससे लोग उस देश के प्रति, उस झंडे के प्रति जुड़ाव महसूस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, द एस्टेट जनरल रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली, यानी कि अब तक तो जो उनके पास इंस्टीट्यूशन होता था जिसका नाम था स्टेट जनरल, जिसका कुछ बहुत ज़्यादा कंट्रोल राजा पे होता नहीं था, वो सिर्फ एक नाम की बॉडी थी, उसकी जगह पर लोगों ने इलेक्शन किया अपने बीच में से और कुछ लोगों को चुन के नेशनल असेंबली बनाई। अब इस नेशनल असेंबली का कंट्रोल सीधे सीधे जो अब पॉलिटिकल लीडर देश का होने वाला था उस पर होता था और कहीं ज़्यादा कंट्रोल होता था। सारे डिसीजंस को उसे नेशनल असेंबली से पास कराना पड़ता था और नेशनल असेंबली पब्लिक के बीच में से ही चुनी जाती थी। बीच में से लोग खड़े होते थे इलेक्शन के लिए और लोग उन्हें वोट देते थे, तब जाके वो चुने जाते थे, यानी कि राजा पे सीधा सीधा पब्लिक का कंट्रोल होता था। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू हाइमन ओथ वर क्रिएटेड। हाइमन यानी कि नए नए गीत लिखे गए देशभक्ति के और नए नए राष्ट्रगान चुने गए, नए नए कस्में, ओथ्स माने, नए नए शपथ ली गई, जिससे एक माहौल बन सके कि हम लोग देश को प्यार करते हैं और वो जो देशभक्ति वाली चीज़ है वो लोगों के बीच में आ सके। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर डिनाइड,
यानी कि जो स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करने पे जो बिजनेसमैन को एक टैक्स देना पड़ता था, उसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, वो कस्टम ड्यूटी को मना कर दिया गया कि अब आपको नहीं देनी है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं और अलग अलग स्टेट जाने पर अलग अलग हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। तो हमें लगता है कि हम कहीं से कहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देश के बीच में ही घूम रहे हैं तो आपको अलग अलग कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। एक नेशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी और जो स्टेट कस्टम ड्यूटी लगती थी उसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट वन, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर स्टार्टेड, यानी कि वेट का और मेजर्स का भी एक नया सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें सभी वेट एंड मेजर्स का यूनिफिकेशन किया गया, उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया। यानी कि अब एक नेशन वाइज एक यूनिट बना दी गई जो पूरे देश में काम करेगी। अब तक स्टेट और स्टेट की अलग अलग यूनिट्स होती थी, अलग अलग मेजर्स होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज, यानी कि जो लोकल भाषा थी, लोकल बोलियाँ थी, जो रीजनल लोग बोलते थे, उनको डिस्करेज करने की कोशिश की गई ताकि सब लोग फ्रेंच को अडेप्ट कर सकें। फ्रेंच को अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला था कि लोगों में वही यूनिफिकेशन की भावना आएगी। जैसे पूरे देश में हम कहते हैं कि भारत के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। तो ऐसा ही फ्रेंच वाली जो बात थी वो अपना लागू करना चाहते थे, जिससे कि पूरे देश में एकता बन सके, पूरे देश में नेशनलिज्म बन सके। इस तरह से द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये कुछ चेंज हुए थे। अब जब फ्रांस में 1789 में रेवोल्यूशन हो गई थी, तब फ्रेंच लोगों का मानना था कि अब यहाँ पे रेवोल्यूशन हो चुकी है और हम एक नेशनल स्टेट फॉर्म करने वाले हैं, हमारे से मोनार्की ख़त्म हो चुकी है। ऐसे में जो हमारे यूरोप के और देश हैं, उनके यहाँ से मोनार्की ख़त्म करना, उनके वहाँ से रेवोल्यूशन लाना और उन लोगों को आज़ाद फील कराना, उन लोगों को नेशनल स्टेट बनाने में हेल्प करना, ये सब भी हमारी जिम्मेदारी है। तो रिवोल्यूशनरीज़ की आर्मी थी वो यूरोप के अलग अलग देशों में जाने लगी। अब जब वो देशों में जाने लगी, यहाँ पे रिवोल्यूशन कराने में मदद करने लगी और वहाँ रिवोल्यूशन होने लगी। ऐसे में आर्मी का वेटेज जो था सोसाइटी के मन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आर्मी जो जनरल थे वो काफ़ी फेमस होते थे। इन्हीं में से एक आर्मी जनरल का नाम था नेपोलियन, जो कि आम पब्लिक के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस था। इस अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठा के नेपोलियन एक मिलिट्री कूप करता है, यानी कि जो नेशनल असेंबली थी उसकी जगह पे वो खुद को स्थापित करता है और खुद देश का राजा बन जाता है 1799 में। अब नेपोलियन फ्रांस का राजा बन जाता है और वो कुछ अपने हिसाब से फ्रांस को बदलना चाहता है, जिसके लिए वो एक नेपोलियन कोड लाता है 1804 में, जिसे द सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। अब इस सिविल कोड के क्या क्या फीचर थे? सबसे पहला फीचर था ही डिड अवे विद ऑल द बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, यानी कि पहले जो जैसे कि रेवोल्यूशन में हुआ था कुछ स्पेशल राइट थे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हटा दिए गए थे। तो इसने भी वही काम किया, जितने भी प्रिविलेज थे, जितने भी विशेषाधिकार थे जो स्पेशल लोगों की सोसाइटी को मिलते थे वो अब नहीं मिलने वाले थे, वो उसने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट था सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अब तक केवल कुछ खास सेक्शन को ही प्रॉपर्टी ओन करने का हक था। अब इसने बोला कि जिसके पास भी पैसा है, जो भी खरीद सकता है, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। अभी तक कुछ ऐसा था कि एज लिमिट होती थी या सिर्फ मेल्स ओन कर सकते हैं, लेकिन अभी सभी ओन कर सकते थे। यहाँ तक कि महिलाएं भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी। नेक्स्ट, अबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, यानी कि फ्यूडल सिस्टम होता था जिसके अंदर एक लैंड ओनर होता था और इसके नीचे बहुत सारे टेनेंट्स काम करते थे, बहुत सारे मजदूर या बहुत सारे किराएदार काम करते थे। एक बड़ा ज़मींदार होता था, उसके पास बहुत सारी ज़मीन होगी और उसके अंदर छोटे छोटे किराएदार काम करेंगे। इसने फ्यूडल सिस्टम खत्म किया और सबके पास अपनी अपनी ज़मीन दी, यानी कि अब सब अपनी ज़मीन के मालिक खुद थे, वो खुद काम करेंगे, खुद उगाएंगे और सरकार को उसी में से टैक्स देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री पीजेंट फ्रॉम सफरडम एंड ड्यूज, यानी कि वही पॉइंट है सेम कि जो पीजेंट थे जो ज़मींदार के नीचे काम करते थे, यानी कि फ्यूडल्स के नीचे काम करते थे, उन पीजेंट्स को, उन किसानों को उन्होंने फ्री किया। अब कोई गुलामी नहीं करेगा ज़मींदारों की, अपनी ज़मीन पे खुद खेती करेंगे और खुद अपना टैक्सेस देंगे और अपनी इनकम कमाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव फ्रॉम टाउन्स, यानी कि जो टाउन्स था वहाँ से भी गिल्ड्स की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी थी, अब गिल्ड्स भी वहाँ पे फ्री थे। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वर रिमूव्ड, यानी कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती थी, जितनी भी कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी, ये सब था ट्रेड्समैन के लिए, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे उनके लिए। इनकी ट्रांसपोर्ट में दिक्कत नहीं होगी तो उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम था उसको थोड़ा बेहतर बनाया गया। इस तरह से बिजनेसमैन के लिए नेपोलियन ने काफ़ी कुछ काम किया। उसके अलावा नेपोलियन ने कुछ जो स्टेप्स लिए थे जो खास बिजनेसमैन के लिए थे, वो ये था कि नेशनल करेंसी बनाई, यूनिफॉर्म लॉज बनाए। नेशनल करेंसी का मतलब था कि अब तक स्टेट्स में अलग अलग करेंसी चलती थी तो उन्हें ट्रांजैक्शन में दिक्कत होती थी, तो अभी उसने एक नेशनल करेंसी बनाई जो कि हर जगह चलेगी। कुछ यूनिफॉर्म लॉज बनाए, वेट एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन किया जो कि पहले भी हो चुका था। तो इस तरह से बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा छूट मिलने लगी है
और सोसाइटी के सभी सेक्शन फ्लॉरिश करने लगे, सभी सेक्शन को अच्छा लगने लगा। ये काफ़ी बड़े सुधार थे। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेपोलियन रूल के कुछ फ़ायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। जैसे कि मैंने बताया कि नेशनल असेंबली पे सीधा नेपोलियन का कब्जा हो गया था, यानी कि अब लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म हो चुकी थी। तो जो सबसे बड़े ऑड्स थे नेपोलियन रूल के, उसमें सबसे पहला था कि लॉस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि सेक्शन जो थे सोसाइटी के, उन सभी की पॉलिटिकल फ्रीडम ख़त्म होने लगी थी। वो वोट डालते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे जो नेशनल असेंबली में जाते थे, तो उस असेंबली का कोई बहुत ज़्यादा यूज़ बचा नहीं था। सेकेंड, इंक्रीज टैक्सेशन। अभी मैंने बताया कि स्टेट टैक्स ख़त्म कर दिए गए थे और बहुत सारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के रिफॉर्म भी हो रहे थे, तो यानी कि सरकार को पैसा चाहिए था। इस वजह से वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे बढ़ा दिया गया, कॉमन लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स देने के लिए फोर्स किया गया। इसके अलावा फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, यानी कि लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती भी ये लोग कर रहे थे। नेपोलियन की आर्मी कर रही थी, क्योंकि नेपोलियन को लगता था कि जो फ्रेंच रूल है उसको और ज़्यादा जगहों पे एक्सपेंड करना चाहिए यूरोप के अंदर ही। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन वो कर रहा था, जिसके लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, तो लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती भी किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, सेंसरशिप, यानी कि अब दोबारा से, क्योंकि नेपोलियन एक मोनार्क की भूमिका में आ चुका था, वो एक ऐसा रोल अदा कर रहा था जो कि मोनार्क अदा करता है, तो इस वजह से एक तो पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों की ख़त्म हो चुकी थी, एक ऐसी ही फ्रीडम वो ख़त्म कर रहा था सेंसरशिप के थ्रू। ये फ्रीडम थी बोलने की आज़ादी, यानी कि मीडिया में, प्रेस में, न्यूज़पेपर में, क्लब्स में लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं थी। वो हर चीज़ सेंसर होती थी जो पब्लिक में रेवोल्यूशन की फीलिंग को पैदा कर सके। तो नेपोलियन के कुछ ऑड्स थे, कुछ फ़ायदे थे, ये थे ऑड, और इससे पहले फ़ायदे मैं बता चुका हूँ। ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से सीधे सीधे बोर्ड में पढ़े थे, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हम सबको। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पहले चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, हम उस चैप्टर की वीडियो जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। और अगर ये जो हमने चैप्टर अभी पढ़ा है इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा।